नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कोरोना महामारी के बीच भारत को उकसा रहा है चीन। भूटान की सीमा में घुसकर बना रहा है चौकियां, जिसके बाद किसी भी वक्त भारत की सेना चीन को घेर कर दे सकती है मुंहतोड़ जवाब। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि नासा ने चीन को गैर जिम्मेदार बताते हुए लगाई लताड़, कहा इस देश के पास गिरा था बेकाबू रॉकेट का मलबा। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र पाकिस्तान का। पाकिस्तान में इमरान खान की बढ़ गई है मुश्किलें, चीन ने दिया पाकिस्तान को बड़ा झटका और अब चीन और पाकिस्तान की दोस्ती में पड़ सकती है दरार और चीन की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सीपीईसी को भी तगड़ा झटका लग सकता है और कंगाली के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं चीन और पाकिस्तान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। कोरोना महामारी के बीच भारत को उकसा रहा है चीन। भूटान की सीमा में घुसकर बना रहा है चौकियां। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच चीन एक ऐसे क्षेत्र में सड़कों का नेटवर्क, इमारतें और सैन्य चौकियां बना रहा है जिसे अंतर्राष्ट्रीय और ऐतिहासिक रूप से भूटान का इलाका समझा जाता है। भूटान घाटी में चीन 2015 से ही इस हरकत को अंजाम दे रहा है। चीन ने 2015 में ऐलान किया था कि वह तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के दक्षिण में ग्यालफुक गांव बसा रहा है। हालांकि ग्यालफुक भूटान में है और इसे बसाने के लिए चीनी अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अतिक्रमण किया है। भारत और उसके पड़ोसियों को हिमालयी सीमाओं से बाहर करने के लिए चीन लंबे समय से साजिश रच रहा है। नया निर्माण चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा तिब्बती सीमावर्ती क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए प्रमुख अभियान का हिस्सा है। इसका मकसद भूटान सरकार पर दबाव बनाना है ताकि वह यह क्षेत्र चीन को सौंप दे। इससे भारत के साथ किसी तरह का संघर्ष होने पर चीनी सेना को बढ़त मिलेगी। अतीत में चीन ने सीमा पर जिस तरह की भड़काने वाली कार्रवाइयां की है, यह भी उसी तरह का काम है। इतना ही नहीं, यह कदम भूटान के साथ चीन की संधि का खुला उल्लंघन भी है। चीन द्वारा सीमाओं पर कहीं और छोटे छोटे उल्लंघन के बारे में भूटान के दशकों के विरोध को भी नजरअंदाज किया गया है। यह उसी तरह की भड़काने वाली कार्रवाई है जैसे कि चीन दक्षिण चीन सागर में कर रहा है। इससे न सिर्फ इसका अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध खराब होने का खतरा है, बल्कि दुनिया भर में इसकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नासा ने चीन को गैर जिम्मेदार बताते हुए लगाई लताड़, इस देश के पास गिरा था बेकाबू रॉकेट का मलबा। जी हां दोस्तों, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने रविवार को चीन की आलोचना करते हुए उसे गैर जिम्मेदार बताया है। चीन के रॉकेट का मलबा पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने के बाद मालदीव के पास हिंद महासागर में गिरा है। नासा ने कहा है कि चीन अंतरिक्ष मलबे को लेकर जिम्मेदार मानकों को पूरा करने में विफल रहा है। एजेंसी ने नियमों को नहीं मानने को लेकर चीनी प्रशासन को लताड़ लगाई है। मामले में पूर्व सीनेटर रहे और नासा के प्रशासक बिल नेल्सन ने कहा है कि स्पष्ट हो चुका है कि चीन अंतरिक्ष मलबे को लेकर जिम्मेदार मानकों को पूरा करने में फेल हुआ है। चीन के मैन्ड स्पेस इंजीनियरिंग ऑफिस के अनुसार चीन के लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट ने बीजिंग के समय अनुसार सुबह 10:24 पर पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश किया था और फिर यह 72.47 डिग्री पूर्वी देशांतर और 2.65 डिग्री उत्तरी अक्षांश में खुले समुद्री क्षेत्र पर जाकर गिर गया। मामले में साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने जानकारी दी है कि जैसे ही रॉकेट का मलबा वायुमंडल में आया तभी उसमें आग लग गई। चीन अंतरिक्ष में एक स्पेस स्टेशन का निर्माण कर रहा है। इस रॉकेट की सहायता से ही उसने स्पेस स्टेशन बनाए जाने के लिए पहला हिस्सा भेजा है। रॉकेट को 29 अप्रैल को दक्षिणी द्वीपीय प्रांत हैनान में लॉन्च किया गया था। जब से इसका मलबा गिरने की आशंका जताई गई थी, तभी से दुनिया भर के देश इस बात को लेकर चिंतित थे कि कहां इसका मलबा गिर सकता है, क्योंकि अगर ये किसी आवासीय क्षेत्र में गिरता तो काफी नुकसान पहुंचा सकता था। यही कारण है कि चीन की उसके अंतरिक्ष कार्यक्रमों को लेकर आलोचना की जाती है। इससे पहले मंगलवार को पेंटागन ने कहा था कि वह चीन के इस रॉकेट के बारे में पता लगाने की कोशिश जो इस सप्ताह वायुमंडल में प्रवेश कर सकता है। वहीं इस मामले में चौतरफा आलोचना होने पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा था कि रॉकेट के मलबे से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा था कि इसके अवशेष जब वायुमंडल में प्रवेश करेंगे तो जल जाएंगे। आने वाले समय में चीन अंतरिक्ष में और भी रॉकेट भेज सकता है। वह अपने स्पेस स्टेशन की परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने पर जोर दे रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इमरान खान की बढ़ी मुश्किलें, चीन ने दिया पाक को झटका, अब नहीं देना चाहता ऋण। जी हां दोस्तों, खस्ता हाल पाकिस्तान का उसके रहनुमा चीन ने भी साथ छोड़ दिया है। पाकिस्तान की महत्वाकांक्षी मेन लाइन एक रेलवे परियोजना के लिए $6 अरब करीब 45,000 करोड़ रुपए का कर्ज देने से चीन पीछे हट गया है। पाकिस्तान की जर्जर हालात में कर्ज की अदायगी न होने की स्थिति को देखते हुए उसने अपना इरादा बदला।
कोरोना महामारी के बाद चीन ने पाकिस्तान में चल रही कई परियोजनाओं की अब दोबारा समीक्षा करना शुरू कर दिया है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत चल रही योजनाओं में रेलवे की परियोजना ML1 भी है। इस योजना में चीन ने पाकिस्तान को $6 अरब का ऋण देने की सहमति दी थी। पिछले दिनों इसके प्रस्ताव पर दोनों देशों के बीच समझौता भी हुआ था। पाकिस्तान ने ऋण के लिए सभी औपचारिकता पूरी कर दी थी। यह योजना पूर्व में $9 अरब की थी, जिसे बाद में घटाकर $6.9 अरब का कर दिया गया था। बीजिंग ने इस ऋण को लेकर 30 मार्च को अपने संबंधित विभागों के साथ बैठक की थी, जिसमें पाकिस्तान की खस्ता हालत को देखते हुए माना गया था कि इस ऋण की अदायगी में मुश्किल होगी। पाकिस्तान के अधिकारियों के अनुसार चीन ने इस परियोजना को लेकर अपनी चिंता से अवगत करा दिया है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान इस ऋण की अदायगी के लिए कोई ठोस प्रस्ताव चीन को नहीं दे सका है। ज्ञात हो कि इस परियोजना में पेशावर से कराची तक रेल लाइन बिछाने का कार्य किया जाना था। यह परियोजना पाक के 4 राज्यों से गुजर। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लाल ग्रह पर मिले जीवन के संकेत, वैज्ञानिकों को मिले कई चौंकाने वाले बड़े प्रमाण। जी हां दोस्तों, हालिया अध्ययन से ऐसे संकेत मिलते हैं जिससे यह स्थापित होता है कि मंगल ग्रह पर जीवन मिलने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। वैज्ञानिकों को मानना है कि मंगल ग्रह पर अब भूगर्भीय और ज्वालामुखी सक्रिय होते जा रहे हैं। मंगल ग्रह में इस बदलाव के चलते वैज्ञानिक वहां जीवन की उम्मीद कर रहे हैं। मंगल पर जीवन की खोज के कारण पिछले कुछ वर्षों से दुनिया के कई मुल्कों ने वहां अपने अभियान भेज चुके हैं। अमेरिका में तो नासा के अलावा निजी क्षेत्र भी मंगल पर जाने की गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं। मंगल ग्रह पर जीवन की उम्मीद क्यों? हाल ही में मंगल ग्रह के बारे में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई है। लाल ग्रह पर ज्वालामुखी गतिविधि होने के प्रमाण मिले हैं। इतना ही नहीं, उसके अलावा यहाँ सतह के नीचे तरल पानी के होने के प्रमाण भी मिले हैं। मंगल एक बहुत ठंडी जगह है। 2 साल पहले एक शोध पत्र में पाया गया था कि पानी के तरल रहने के लिए सतह के नीचे आंतरिक गर्मी बहुत जरूरी है। आइसलैंड के ग्लेशियर वाले ज्वालामुखी इलाकों में एक्सट्रीमोफाइल बैक्टीरिया पनपते हैं। एरिजोना यूनिवर्सिटी और प्लेनेटरी साइंस इंस्टीट्यूट के खगोलविद डेविड हॉवर्ड का कहना है यह मंगल पर अब तक का खोजा गया सबसे युवा ज्वालामुखी निक्षेप हो सकता है। इस नए अध्ययन में मंगल की सतह पर के ज्वालामुखी लक्षणों का नजदीकी अध्ययन से पता चला है कि इलिशिया एनिटिया पर जमा लावा हाल ही में जमा था और यह समय करीब 50,000 साल पहले का ही है। भूगर्भीय समय के पैमाने पर यह एक बहुत ही कम समय है। इसका मतलब यह है कि मंगल हाल ही एक आवासीय ग्रह था, क्योंकि इस इलाके हिस्से पृथ्वी के आइसलैंड जैसे ग्लेशियर वाले इलाके की ज्वालामुखी घटनाओं वाले इलाकों जैसे हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने अपने मिनी हेलीकॉप्टर इंग्यूनिटी का मंगल ग्रह की सतह पर उड़ान भरने का ऑडियो और वीडियो जारी किया था। इस मिनी हेलीकॉप्टर ने अपनी 5वीं टेस्ट फ्लाइट को 1 वे ट्रिप के जरिए पूरा किया है। इसने राइट ब्रदर्स फील्ड से 129 मीटर दूर स्थित एक अन्य एयरफील्ड तक उड़ान भरी। इस दौरान इसने 10 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भी भरी और जमीन पर लैंड करने से पहले कुछ तस्वीरों को लिया। फ्लाइट टेस्ट का ये वीडियो ऑडियो इंग्यूनिटी के रोबोटिक पार्टनर परसिवरेंस रोवर ने एक फुटबॉल फील्ड की दूरी से रिकॉर्ड किया है। और वाले इस वीडियो में एक मंगल की हवा की कोमल और गुनगुनाहट भरी आवाज को सुना जा सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कई राज्यों में बारिश की चेतावनी, पश्चिमी विक्षोभ का असर। जी हां दोस्तों, उत्तर भारत में एक बार फिर मौसम में बदलाव के आसार दिख रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में पिछले 2-3 दिनों हुई हल्की से मध्यम बारिश की तापमान में गिरावट आई है। वहीं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में पिछले 2 दिनों में हुई हल्की बारिश और धूल भरी आंधी से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। इन राज्यों के न्यूनतम तापमान में औसतन 4 से 5 डिग्री तक गिरावट हुई है। इसकी वजह यह है कि जम्मू कश्मीर के इलाके में पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के ऊपर चक्रवाती हवाओं का असर देखा जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 10 से लेकर 13 मई तक गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इसके अगले दिन गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी अगले 2-3 दिनों तक बारिश के आसार हैं। इस वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी और औसत तापमान में गिरावट होगी। वहीं स्कैमेड वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और केरल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों तथा ओडिशा में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिमी हिमालय, बिहार के कुछ हिस्सों, पूर्वी मध्य प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी हल्की बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में भी अगले 2-3 दिनों तक बारिश की उम्मीद है। IMD के मुताबिक 10 मई तक राजधानी भोपाल और आसपास के इलाकों में बारिश हो सकती है। हालांकि तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। इंदौर, जबलपुर और आसपास के जिलों में भी कमोबेश यही स्थिति रहेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हिंद महासागर में भारत की ताकत से घबराया चीन, अब सारा ध्यान अटलांटिक पर किया केंद्रित। जी हां दोस्तों, शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन ने पिछले 1 दशक में हिंद महासागर क्षेत्र पर नियंत्रण पाने की कोशिश की है, चाहे वह ऋण कूटनीति या बेल्ट एंड रोड
पेलोड पहल के माध्यम से क्यों ना हो। हालांकि भारत के आक्रामक रवैया ने हिंद महासागर में चीन के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। चीन अब यह बात समझ चुका है कि वह हिंद महासागर में भारत की उपस्थिति का मुकाम अटलांटा है। हाल ही में अमेरिकी जनरल टाउनसेंड ने अपने इंटरव्यू में चीन को लेकर चिंताएं व्यक्त की हैं। टाउनसेंड ने कहा है कि चीन अब अटलांटिक महासागर में पांव पसारने की पूरी कोशिश कर रहा है। अमेरिकी जनरल ने कहा कि चीन का खतरा प्रशांत महासागर में तो है ही, पर जल्द ही अब अटलांटिक महासागर में भी चीन का खतरा मंडराने वाला है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हिंद प्रशांत क्षेत्र पर नौसेना की नजर, सरकार को दिया 6 परमाणु पनडुब्बी तैनात करने का प्लान। जी हां दोस्तों, हिंद प्रशांत क्षेत्र पर चीन की नजरें लगातार टिकी हैं। यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन पहले ही इस क्षेत्र के लिए लगातार रणनीति तैयार कर रहे हैं। अब भारत भी यहां अपना दबदबा बनाना चाहता है। लिहाजा समुद्र में चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए भारतीय नौसेना ने सरकार को 6 परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बियों के निर्माण की जरूरतों के बारे में बताया है। इसी साल 4 मार्च को गुजरात के केवड़िया में संयुक्त कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने भारतीय नौसेना के ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके बारे में बताया था। कहा जा रहा है कि परमाणु चलित पनडुब्बियों से भारतीय नौसेना को अपनी स्थिति मजबूत करने में और भी ज्यादा मदद मिलेगी। नौसेना इससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में गश्ती कर सकती है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत करते हुए एक एडमिरल ने कहा, भविष्य न केवल इंडो पैसिफिक में है बल्कि आर्कटिक मार्ग भी है जो बर्फ के पिघलने के चलते खुलने वाला है। एक्सपर्ट का कहना है कि चीनी नौसेना की ताकत का मुकाबला करने के लिए भारत तैयार है। परमाणु ऊर्जा चलित पनडुब्बियों की इस योजना को भारतीय नौसेना द्वारा चीन की नौसेना की बढ़ती ताकत का मुकाबला करने के लिए एक ठोस कदम के तौर पर देखा जाना चाहिए। बता दें कि चीनी नौसेना की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। युद्धपोत जहाजों की संख्या के मामले में चीन ने अमेरिकी नौसेना को पछाड़ दिया है। भारत के पास SSN है और एक 2025 से पहले लीज पर आने की उम्मीद है। SSN खाद्य आपूर्ति और दूसरे लॉजिस्टिक्स के अलावा हथियारों और मिसाइलों के साथ लंबी दूरी की गश्त के लिए जरूरी है। अब तक भारत के पास एक अकुला श्रेणी का SSN है जो रूस से लीज पर लिया गया है। इस डील को लेकर भारतीय नौसेना की कोई प्राथमिकता नहीं है। फ्रांसीसी नौसेना समूह SSN परियोजना के लिए प्रमुख दावेदारों में से एक है, क्योंकि 1998 के परमाणु परीक्षण अनुमोदन दिनों के बाद से फ्रांस भारत के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन मदद का सामान लेकर पहुंचा भारत। जी हां दोस्तों, देश में कहर बरपा रहा कोरोना वायरस की दूसरी लहर से निपटने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन मदद का सामान लेकर भारत आ गया है। यूनाइटेड किंगडम से आए इस प्लेन में 3 ऑक्सीजन जनरेटर और 1000 वेंटिलेटर आए हैं। यह विमान आज दिल्ली में लैंड हुआ है। हर मिनट बनेगी 500 लीटर ऑक्सीजन। प्लेन कुल 35 टन चिकित्सा उपकरण लेकर आया है। इसमें 18 टन के 3 ऑक्सीजन जनरेटर और 1000 वेंटिलेटर हैं। इन ऑक्सीजन जनरेटर की क्षमता इतनी है कि वे 1 मिनट में 500 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन कर सकते हैं। ऐसे में यह ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे भारत की परेशानी को काफी हद तक कम कर सकता है। इस मदद के लिए विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय ने कोष दिया है। दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक विमान में जरूरी उपकरणों को लादे जाने के दौरान उत्तरी आयरलैंड के स्वास्थ्य मंत्री रॉबिन स्वान बेलफास्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम कोरोना से जंग में भारत को हर संभव मदद और समर्थन प्रदान करें। बता दें कि भारत में कोरोना से बिगड़ती स्थिति पर पूरी दुनिया चिंतित है। अमेरिका, ब्रिटेन सहित तमाम देश महामारी से लड़ाई में भारत की सहायता कर रहे हैं। इससे पहले ब्रिटेन ने भारत को 200 वेंटिलेटर और 495 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए थे। बाल बचा मालदीव, बेहद नजदीक गिरा चीन का बेकाबू रॉकेट। जी हां दोस्तों, मालदीव और श्रीलंका एक बड़ी तबाही से बाल बचा। दरअसल चीन के बेकाबू रॉकेट का मलबा मालदीव और श्रीलंका के बिल्कुल नजदीक आकर गिरा। अगर रॉकेट का मलबा इन देश के आबादी वाले क्षेत्रों में गिरता तो बड़ी तबाही ला सकता था। आपको बता दें कि इससे पहले भी चीन का एक रॉकेट इसी तरह बेकाबू होकर धरती पर आ गिरा था। चीन के रॉकेट ने अफ्रीकी की आइवरी तट में कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचाया था, जिसके चलते लोगों के मन में चीन के इस बेकाबू रॉकेट को लेकर डर था। लेकिन जब चीन का लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट का मलबा मालदीव और श्रीलंका के पास हिंद महासागर में आकर गिरा तो दुनिया भर के लोगों ने राहत की सांस ली। वायुमंडल में प्रवेश करने के दौरान रॉकेट का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो गया। आपको बता दें कि चीनी रॉकेट का एक बड़ा हिस्सा अनियंत्रित होकर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। ऐसे में आशंका जताई जा रही थी कि चीनी रॉकेट का ये हिस्सा 9 मई को धरती पर आकर गिर सकता है, लेकिन कब और कहां गिरेगा इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। नासा समेत दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां इस पर नजर बनाए हुए थे। पहले ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि दक्षिण पूर्वी अमेरिका, मैक्सिको, मध्य अमेरिका, कैरेबियन, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, दक्षिण यूरोप, उत्तर या मध्य अफ्रीका, पेचिंग, मैड्रिड, न्यूयॉर्क,
मध्य पूर्व, दक्षिण भारत या ऑस्ट्रेलिया में गिर सकता है। अमेरिकी स्पेस फोर्स के डेटा के मुताबिक ये रॉकेट 18,000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था। रफ्तार तेज होने की वजह से इस बात का पता लगाना बेहद मुश्किल हो रहा था कि इसकी लैंडिंग कहां होगी। चीन के इस लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट के कोर स्टेज का वजन 21 टन था, लंबाई 100 फीट और चौड़ाई 16 फीट था। पिछले हफ्ते चीन ने अपना स्पेस स्टेशन बनाने के लिए पहला मॉड्यूल लॉन्च किया था। चीन ने इस रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में बनाए जाने वाले अपने स्पेस स्टेशन का पहला हिस्सा भेजा था। इस मॉड्यूल का नाम तियानहे रखा गया है। बाद में रॉकेट का यह हिस्सा अनियंत्रित हो गया। अगर रॉकेट का यह हिस्सा किसी आबादी वाले क्षेत्र में गिरता तो बड़ी तबाही मचा सकता था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी ने पंजाब, कर्नाटक, बिहार और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों संग इन राज्यों में कोरोना की स्थिति पर की बात। जी हां दोस्तों, भारत सरकार के सूत्रों की माने तो देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने पंजाब, कर्नाटक, बिहार और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों से बात की और राज्यों में कोरोना की स्थिति का जायजा लिया। कोरोना महामारी के विरुद्ध देश की लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई में दुनिया भर के अनेक देश भारत का साथ दे रहे हैं। वहीं देश में टीकाकरण अभियान भी तेजी से जारी है। टीकाकरण अभियान की शुरुआत से लेकर अब तक टीके की 16.90 करोड़ से ज्यादा खुराक प्रदान की जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बीते शनिवार को यह सूचना प्रदान की। मंत्रालय ने कहा कि शनिवार को देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 18 से 44 साल आयु वर्ग के 2,86,800 लोगों को कोविड-19 टीके की पूर्व खुराक दी गई। अब तक इस आयु वर्ग के 17,76,540 लोगों को टीके की पहली खुराक प्रदान की जा चुकी है। इस बीच आपकी जानकारी हेतु बता दें कि देश में कोरोना थमने का नाम ही नहीं ले रही है। रोजाना रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में 4,03,738 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 2,22,96,414 हुई। 4,092 नई मौतों के पश्चात कुल मौतों की संख्या 2,42,362 हो गई है। करते हैं अगली खबर की तरफ। मिल गया सबूत, 6 साल से कोरोना वायरस फैलाने की फिराक में था चीन। दुनिया तबाह कर बनना चाहता था बादशाह। जी हां दोस्तों, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के हाथ ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगे हैं जिसमें ये साफ लिखा गया है कि चीन की तरफ से तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी चल रही थी। ये युद्ध किसी परमाणु हथियार नहीं बल्कि बायोलॉजिकल और जेनेटिक हथियार द्वारा किया जाना था। कोरोना वायरस को इसी युद्ध का हिस्सा बताया जा रहा है। कोरोना वायरस की वजह से चीन की दुनिया में काफी किरकिरी हो चुकी है। हालांकि इस देश ने अभी तक वायरस को लेकर सही जानकारी विश्व को नहीं दी है। वायरस को फैलाने के लिए जहां चीन वुहान में मीट मार्केट मिलने वाले चमगादड़ के मांस को जिम्मेदार ठहराता है, वहीं कई देशों का कहना है कि इस वायरस को खुद चीन ने लैब में बनाया था। अब यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के हाथ कुछ अहम दस्तावेज लगे हैं। इन पेपर्स में लिखी बातों के अनुसार कोरोना वायरस फैलाना चीन का 3rd वर्ल्ड वॉर शुरू करने का हिस्सा था। चीन इस वायरस के जरिए दुनिया को तबाह कर अपना एक छत्र राज्य बनाना चाहता था। इसकी तैयारी उसने 2015 से ही कर ली थी। जीत का हथियार था कोरोना वायरस। अमेरिकी इन्वेस्टिगेटर्स के हाथ काफी अहम सबूत लगे हैं जो ये साफ कर रहा है कि कोरोना वायरस को चीन ने जानते हुए बनाया और फैलाया। सबूतों के अनुसार 2015 से ही चीन इसकी तैयारी कर रहा था। कई बार इस बात का दावा किया गया था कि कोरोना वायरस को चीन के लैब में बनाया गया है, लेकिन ये देश इसे मानने के लिए तैयार नहीं था। अब मिले सबूतों के बाद चीन फिर से दुनिया के निशाने पर आ गया है। दुनिया तबाह करने का मिशन। मिले पेपर्स के अनुसार चीन एक ऐसा बायोलॉजिकल हथियार तैयार कर रहा था जो दुनिया के ताकतवर देशों के मेडिकल सिस्टम को ध्वस्त कर सकता था। द ऑस्ट्रेलियन में छपी खबर के मुताबिक चीन एक ऐसा हथियार बना रहा था जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी ना हो, इसका कोई तोड़ ना हो। डॉक्यूमेंट्स में हालांकि कोरोना वायरस का नाम नहीं लिखा था, लेकिन इसमें लिखी बातें इसी की तरफ इशारा कर रही। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हिंद महासागर में मालदीव के पास गिरा चीनी रॉकेट का मलबा। जी हां दोस्तों, चीनी रॉकेट का एक बड़ा हिस्सा धरती के वायुमंडल में फिर से प्रवेश किया और रविवार को चीनी स्पेस एजेंसी ने कहा है कि रॉकेट का ज्यादातर मलबा धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने पर नष्ट हो गया है। बीजिंग में अधिकारियों ने कहा था कि लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट के प्री फॉलिंग सेगमेंट से बहुत कम जोखिम था। इसे 29 अप्रैल को चीन के नए स्पेस स्टेशन के पहले मॉड्यूल को पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च किया गया था। चाइना मैन्ड स्पेस इंजीनियरिंग ने बयान में कहा है कि लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट के कुछ हिस्सों ने सुबह 10:24 पर बीजिंग समय में वायुमंडल में प्रवेश किया और एक स्थान पर गिरा। यह मालदीव के आसपास कहीं पानी में गिरा है। बयान में आगे कहा गया है कि री एंट्री के दौरान इसका ज्यादातर मलबा नष्ट हो गया है। 2021 035B नाम का यह रॉकेट 100 फुट लंबा और 16 फुट चौड़ा था। वायुमंडल में एंट्री होने पर इसका बड़ा हिस्सा जल गया और बाकी पानी में जा गिरा। पहले ही अटकलों के मुताबिक यह दक्षिण पूर्वी अमेरिका, मैक्सिको, मध्य अमेरिका, कैरेबियन, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, दक्षिण यूरोप, उत्तर या मध्य अफ्रीका, मध्य पूर्व, दक्षिण भारत या ऑस्ट्रेलिया में गिरने की संभावना जताई जा रही थी। चीन ने कहा था कि उसके रॉकेट के मलबे से किसी को कोई खतरा नहीं है, यह पृथ्वी के वातावरण में आते ही जल जाएगा। इस पर अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की भी अमेरिका के स्पेस कमांड ने भी कहा है कि नुकसान होने की कम संभावना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना की तीसरी लहर से जूझ रहा पाकिस्तान। ईद से पहले सरकार ने लागू किया आंशिक लॉकडाउन।
जी हां दोस्तों, पाकिस्तान ने अगले हफ्ते मनाए जाने वाले ईद उल फितर को त्योहार से पहले 8 दिन का आंशिक लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। देश में 8 से 16 मई तक गैर जरूरी बिजनेस और पर्यटन साइट्स बंद रहेंगी। इसके साथ ही किसी भी हिस्से में यात्रा करना प्रतिबंधित होगा। इस समय ये देश कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर का सामना कर रहा है। यहाँ अप्रैल महीने में ही संक्रमण के 1,40,000 से अधिक मामले मिले हैं और 3,000 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने भारत को उदाहरण देते हुए चेतावनी दी है और कहा है कि प्रतिबंध लगाना जरूरी है, नहीं तो भारत जैसी स्थिति हो जाएगी। पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार शनिवार को 4,109 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि असल संख्या इससे भी ज्यादा बताई जा रही है, जो आंकड़ों में शामिल नहीं है। आंशिक लॉकडाउन के तहत शहरों और क्षेत्रों के बीच चलने वाले वाहनों में केवल टैक्सी, ट्रेन और निजी वाहनों को अनुमति होगी, वो भी सीमित संख्या में। ईद पर फैल सकता है संक्रमण। स्वास्थ्य मामलों में प्रधानमंत्री इमरान खान के सलाहकार डॉक्टर फैसल सुल्तान ने इससे पहले शुक्रवार को बताया था कि अधिकारी इस बात से परिचित हैं कि इस हफ्ते लोग ईद मनाने के लिए परिवार के साथ एकत्रित होंगे, जिससे वह संक्रमण फैला सकते हैं। देश इस समय मुश्किल दौर का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि मामलों में स्थिरता के संकेत कम है और अगर बचाव के उपाय नहीं अपनाए गए तो इनमें इजाफा हो सकता है। जहां स्थानीय प्रशासन वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए प्रतिबंध लगा रहा है, वहीं बीते महीने प्रधानमंत्री ने देशव्यापी लॉकडाउन का विरोध किया था, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता है। असद उमर ने भी दी चेतावनी। पाकिस्तान सरकार के मंत्री असद उमर ने भी शनिवार को कई ट्वीट करते हुए लोगों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि विदेश से जो लोग आएंगे उन्हें 3 कैटेगरी में विभाजित किया जाएगा कि किनसे कम खतरा है, किन्हें कोविड टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है और किन्हें पाकिस्तान में प्रवेश करने से रोकना है। इस समय पाकिस्तान खुद भी ब्रिटेन की यात्रा वाली रेड लिस्ट में शामिल है, जिसका मतलब ये है कि अगर कोई पाकिस्तान से वहाँ जाता है तो उसे होटल में क्वारंटीन होने के लिए भुगतान करना पड़ेगा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।